हो जा चश्मा वाले भैया, बहुत बढ़िया बेटा, बता। सीधा सब इंस्क्रिप्शन, चल मान लिया। और सुपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, इनिशियल, सब हो गए। सबसे मुख्य भाग कौन सा है? वेरी गुड, सारे बोल दे। किसी ने नहीं खोल रखी, ए खड़ा रहे चुपचाप। हाँ भाई, सेकंड लास्ट रो में, यही मालपुरा वाले के आगे। हाँ तू ही बेटा, इधर उधर मत। हाँ तू रिंकू, बहुत बढ़िया बेटा, जुल्फों वाला। बता बेटा, सबसे मुख्य भाग उपचार पर्ची का। क्यों? और दवा का नाम और दवा की मात्रा। बैठ जा। हाँ भैया, ये मेरी सेम टू सेम जर्सी वाला। हाँ बेटा बता, तू बता दे कुछ भी, गुस्से में कुछ बता दे। चल तू बता, क्या पूछूं तेरे से? फार्मेकोग्नोसी का नाम सुना है? क्या होता है फार्मेकोग्नोसी? हैं? बहुत बढ़िया, बैठ जा, बैठो। अब लिखो उपचार। देखो कुछ बच्चों ने लिख रखा है, आधे बैच ने लिखा हुआ है ये वाला भाग, और एक बैच ने नहीं। दोनों बैच मिला दिए ना इसमें। एक बैच ने लिखा हुआ, एक बैच ने नहीं लिखा हुआ, तो जिसने नहीं लिखा हुआ वो लिख लेना। कल वालों ने नहीं लिखा हुआ, जिनको कल पढ़ाया था मैंने। उपचार पर्ची में संक्षिप्त रूप, उपचार पर्ची में संक्षिप्त रूप, ये हेडिंग डालेंगे बेटा। पुराने वाले बैच ने लिख रखा है। फिर आवाज करेगा, फिर लपेट दूंगा मैं। आता जाता कुछ है नहीं, 2 मिनट में खड़े हो जाते हो, बातें पूरी करनी है। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ओए, कौन सा है? क्या है तेरे? तेरे खुजली होती रहती है क्या हर टाइम? अरे बेटा, उल्टा टांग दूंगा, ध्यान रखना, ज्यादा बकवास है तेरे। कौन सा है? कोई भी चू नहीं करेगा। पढ़ाई में दिक्कत आएगी तो बोलेंगे नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जिन्होंने लिखा हुआ है उनसे पूछूंगा, याद कर लो अभी के, जब तक मैं लिखूं सारे याद होने हो जाने चाहिए। तो मैं, जिन्होंने लिखे हुए हैं उन्हें, मुझे पता है किसने लिखे हुए हैं। कहां नहीं दिखाई दे रहा? लाइट बंद करना रे। कौन सी वाली? ये वाली? ये वाली बंद कर, उतार निकाल देना इसके ये। फिर इनको नहीं दिखेगा तो क्या मतलब है, बता फिर। एक बार निकाल के देख तो सही। अब मैं दिख रहा हूँ क्या? है? सही है। नहीं, इसमें थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत वीडियो है अपने पास। नहीं, वो इसकी फार्मा की वीडियो है अपने पास। पीछे वाली लाइट जला लो भाई। अरे बंद नहीं करनी, जलानी है। यही लाइट है, इधर से जली हुई है ना। मैं दिख रहा हूं ना, मेरा चेहरा आ रहा है ना। हाँ बस ठीक है, तो दिख रहा है बेटा इधर से अब। इधर लिखेंगे भाई, जिन्होंने लिखा हुआ है उनसे पूछूंगा मैं, वो अपने आप कर लेगा। इधर देख ले, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा।
मत आवाज करे क्या है? वो कर लेगा अपने आप, इधर लिख ले तू या पढ़ ले। अब सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा बेटा तुम्हारा, तो पहले से ही चीजों को पढ़ के चलें। पता चला कि सिलेबस हो गया और अपने को कुछ नहीं आता। लिख लिया क्या? यहीं तक हो रखा है ना पुराने बैच का? यहीं तक तो लिखा हुआ है।
भाई जिन्होंने ये नहीं लिखा हुआ वो तो लिख लो, पहले ये तो लिख ले। 20 नंबर से लिख लेती, ये पीछे का नहीं है तो 19 तक जगह छोड़ दी थी। अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। भाई ये भी तो हो सकता है ना। हेलो भाई, यार क्लास में हो अभी, तो तू मिलना 3 से 5, 5 बजे तो फ्री हो जाऊंगा, तो लेट हो गया थोड़ा सा। हाँ, या तो 5 बजे आ जाना, क्योंकि अभी क्लास के अंदर हूँ यार। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। 5 बजे करना है ना, या तो, या फिर अपन कल देख लेंगे। ठीक। लो एक बार समझ लो, चलो लिखना बंद करो। चलो भाई, तो पीयूएलवी है ना। पीयूएलवी का मतलब क्या होता है बेटा? पाउडर। एसओएस का मतलब क्या होता है? यदि जरूरत हो तो ही चीज देनी है, या नहीं तो नहीं देनी है। उसमें लिखते हैं ना भाई, बुखार आए तो ही ये पैरासीटामोल की गोली लेनी है, नहीं देते क्या अपन? तो उसी के अंदर है भाई। अपन कैसे लिखे इसको? अपन पर्ची के अंदर, तो पर्ची के अंदर एसओएस लिख दिया, मतलब बुखार हो तो ही लेनी है, मतलब जब जरूरत हो, ऐसा कोई सिम्टम आए तभी लेनी है, नाक बहे तभी ये गोली देनी है। समझ रहे हो ना? एस एस का मतलब होता है आधा, एल आई एन मतलब लिनीमेंट, एस टी ए टी का मतलब क्या होता है बेटा? तुरंत। ठीक है। ओ आई एन टी ऑइंटमेंट है, और एल आई एन क्या हो गया? लिनीमेंट। इनमें क्या अंतर होता है अपन आगे समझेंगे। सी आर ई एम क्या हो गया? क्रीम। इंजेक्शन। इलेक्चुरी मतलब चटनी। आसान है ये तो। ये बोलस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ये बोलस। ठीक है। बोलस होती है एक, टेबलेट होती है एक, पिल्स होती है। टीएबी आ जाए मान लो, तो टीएबी का मतलब क्या है बेटा? टेबलेट। है ना। बोलस बड़ी हो जाएगी, टेबलेट छोटी वाली जो अपन लेते हैं वो टेबलेट लेते हैं, जानवर को देते हैं वो बोलस देते हैं। और इससे भी छोटी होती है बेटा पिल्स। है ना। एकदम छोटी गोली कौन सी होती है बेटा? है ना, सबसे छोटी गोली है, एकदम छोटी जो होती है, एकदम छोटे साइज की जो आती है ना, सिट्री जिनकी खाते हो, वो पिल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये पिल्स हो गई। सीएपी कैप्सूल हो गया, LOTIO लोशन हो गया, मिक्सचर हो गया, ड्रेंच। ड्रेंच जानते हो? नाल में डाल के पिलाते कि नहीं पिलाते? तो वो ड्रेंच हो गया। इसके अलावा टीआई, ये क्या हो गया बेटा? टिंचर। टिंचर आयोडीन का नाम सुना होगा। टिंचर क्या होता है अपन आगे पढ़ लेंगे। SYR क्या हो गया? सिरप। एड लिबिडम इसका मतलब होता है, मतलब अपन ने, इसका मतलब है देखो, जैसे अपन ने ये पानी रख दिया, इसके अंदर अपन ने मीठा सोडा मिला दिया। ठीक है, मान लो 10 लीटर पानी था, उसके अंदर क्या मिला दिया अपन ने? मीठा सोडा, और जानवर को छोड़ दिया। अब जानवर की जितनी मर्जी होगी उतना पानी पी लेगा कि नहीं पी लेगा? तो हमने उसको एड लिबिडम वाटर विद मीठा सोडा दे दिया कि नहीं दे दिया? अरे बोलो। तो वो एड लिबिडम मतलब तेरे जितनी मर्जी हो उतना तू इसमें से पी ले, या अपन ने चारा डाल दिया, एड लिबिडम चारा डाल दिया, जितना जानवर की मर्जी है उसमें से खा लेगा। तो वो किस में आता है बेटा? एड। एड लिब ऐसे लिखते। ए का मतलब क्या है? प्रत्येक का। और केवल एक ए आ जाए तो मतलब क्या है? पहले। क्लियर है बेटा? एसी खाने से पहले, है ना, और पीसी खाने के बाद। ओडी दिन में एक बार, बीडी बीआईडी बीडीएस दिन में 2 बार, टीडी टीडीएस टीआईडी दिन में 3 बार, क्यूडी समझ गए ना, बाई ट्राई क्वार्टर। तो क्यूडी का मतलब दिन में 4 बार। ओएम प्रत्येक सुबह लेनी है, ओएन प्रत्येक रात लेनी है। क्यूएस का मतलब क्या? क्वांटम सफिशियंट होता है ये, मतलब पर्याप्त मात्रा का मतलब है। देखो, तुम्हें 1000 ml की कोई सिरप बनानी है, कितने ml की सिरप बनानी है? क्लियर है? तो आपको जितनी इसमें दवाई डालनी थी 1000 ml की सिरप में, आपने क्या ऐड कर दी उसमें? मेडिसिन ऐड कर दी, है ना। बाकी आप क्या ऐड करोगे? बाकी आप मान लो आपने इसके अंदर चाशनी ऐड कर दी। भाई मीठी बनाने के लिए क्या ऐड की जाती है? चाशनी ऐड कर दी। सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती है ना, क्योंकि बच्चा कड़वी दवाई खाता नहीं है, तो बच्चे को खुश करने के लिए उसमें चाशनी ऐड कर देते हैं। दवाई मिला दी, साथ में चाशनी मिला दी, और बचा हुआ अपन क्या डाल देंगे इसके अंदर? मान लो पानी डाल दिया, बचा हुआ क्या डाल रहे हैं? डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे? मेडिसिन चाशनी तोल के डालिए, और 1000 ml जितना हो जाए उतना क्या डाल दें? बचा हुआ पानी। मतलब बचा हुआ पानी आपको डालना है इसमें, ऐसे नहीं तोलना कि भाई इसमें 250 ml ही फिक्स पानी डालना है, 600 ml पानी डालना है। इन दोनों के अलावा जो भी चीज है जो 1000 ml बना देगी वो कौन है? पानी। तो बची हुई मात्रा किसकी डाल देंगे? पानी। तो वो पानी क्या कहलाया? क्वांटम सफिशियंट पानी मिला रहे हैं अपन। क्लियर है? RX का बता ही दिया बेटा, रोमन जूलियस देवता को याद कर लो, या फिर क्या कह दो? ग्रहण करे। HS का मतलब रात को सोते समय। ठीक है, लो लिख लो फटाफट। ये लिख लिया? नहीं लिखा तो लिखो। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं?
इसका वो कहाँ गया माउस है? कहाँ है इसमें? ओ अब या तो ये देख लो या ये चला लो। चलो भाई कोई काम की चीज नहीं पूछी इन्होंने। क्लियर है बेटा, लिख लिया? पढ़ाई कर रहे हो बेटा? ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़े कितने घंटे पढ़े। बेटा घंटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, घंटे गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं कि जितने घंटे तुम्हारे पास हैं उतने घंटे पढ़ो, समझ रहे हो? अरे भाई 6 घंटे कोचिंग आ गए, 1 घंटे में खाना खा ली, दोनों टाइम का खाना, 1 घंटे ज्यादा नहीं लगाना, टिफिन लगा लो भले ही, इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास कि अब वेस्ट करो। केवल वही खुद बना के खाओ अब, जो जिनको खाना और पानी सूट नहीं हो रहा है जयपुर का, केवल वो अपना खाना बना सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अभी खाने में टाइम वेस्ट मत करो बेटा, ठीक है? जो दूर दूर से आते हैं, जैसे वो एक बच्ची कह रही थी, इतनी दूर से आने की घर वालों को समझाओ कि भाई अब 2 घंटे 3 घंटे का सफर ही करोगे तो फिर पढ़ोगे कब, है ना? 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो गए ट्रेवलिंग के अंदर, तो पढ़ेगा कब बच्चा? अभी तो एक एक मिनट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना? तो खाने पीने का, थड़ियों पे बैठने का, मटर गश्ती करने का सारा टाइम कम कर दो। 8 घंटे मिल रहे हैं, 10 घंटे मिल रहे हैं, इतने तो आराम से मिल जाएंगे। 6 घंटे की तो कोचिंग है ना? 7 घंटे सो लो, 7 और 6 कितने हो गए, 13, बचे कितने, 11 घंटे। और मजे ले लो 2 घंटे 3 घंटे, फिर भी 8 घंटे बच जाते हैं ना यार। अरे बोलो, 8 घंटे तो आराम से। और 8 घंटे में घंटे गिनने से कुछ नहीं होगा, फर्क किससे पड़ेगा? मैटर कितना पढ़ा है बेटा आपने, और मैटर कितना पढ़ा है उससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा क्लास में कितना पढ़ा है आपने। एक बच्चे ने तो जाते ही आधे घंटे में चीज क्लियर कर दी क्योंकि उसने क्लास में समझा हुआ था। एक बच्चा 4 घंटे लेके उसी चीज को लेके बैठा रहा क्योंकि उसने क्लास में नहीं समझा। मैं तो आधे घंटे वाले को ज्यादा बेटर मानता हूँ, वो दूसरी चीज करेगा ना 3.5 घंटे के अंदर। अरे बोलो, रिवीजन करेगा और कहीं ऊपर यूट्यूब से क्लास देखेगा, पुराने पेपर करेगा, सारे काम करने पड़ेंगे बेटा। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना। अरे मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, करते हैं कि नहीं करते? वैल्यू किसकी है, गधे की या घोड़े की? गधा साला 12 घंटे लगा रहता है ईंटें ढोने, है ना? लास्ट में उसे बोलते गधा ही है यार, गधा है तू तो, समझ रहे हो? और घोड़ा क्या करता है, कुछ नहीं करता है। वो ऐसे कहता है मुझे सुबह सुबह डेली दौड़ा लाया करो, तुम नहीं दौड़ाओगे तो मैं दौड़ूंगा भी नहीं। साला दौड़ाने जाता है उसको फ्री में ही, ऐसे ही एजुटूरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ, और वो खाली दौड़ने गई, दौड़ने की उसकी कितनी देख लो, करोड़ों में भी कीमत होती है घोड़े की। स्मार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो एक काम कर रहा है और उसको इतने बेहतर तरीके से कर रहा है कि दूसरा कोई जानवर कर ही नहीं सकता है, तो अगले की क्या है, वैल्यू है। वैल्यू बेटा स्मार्टनेस की इस दुनिया में। ठीक है, लिख लिया? ये लिखो। इन्होंने नहीं लिखा तो फोटो ले ली बेटा, तू बैठी थी तब से इंतजार में। लिख लिया क्या? ये भी लिख लिया तूने? फोटो लेने नहीं लिखा तो। चलें क्या? चलो भाई अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक क्या होगा बेटा अपना, औषधि देने के मार्ग। किस किस मार्ग से आप क्या दे सकते हो, औषधियां दे सकते हो। तो हेडिंग डालो बेटा। बेटा फोटो ले ले, तू अकेली रह गई है देख, लिख ले लिख ले। हट जाऊं, मिल रहा है, हट गया। चले बेटा, अब हेडिंग डालो, औषधि देने के विभिन्न मार्ग। औषधि देने के विभिन्न मार्ग। औषधि देने के विभिन्न मार्ग। आसान सा टॉपिक है बेटा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें से कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इस टॉपिक में से, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? औषधि देने के विभिन्न मार्ग। चले, कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं आपके हिसाब से बताओ? सीधे IVIM पे चले गए,
सबसे पहला ओरल रूट होगा कि नहीं होगा बेटा? मुख मार्ग के द्वारा। तुम जो कह रहे हो वो होता है पेरेंटल रूट। क्या बोलते हैं उसको? पेरेंटल रूट। और पेरेंटल रूट का मतलब इंजेक्शन यूज में लेना है। और पेरेंटल रूट के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे इंट्राडर्मिस मतलब खाल में, फिर सबक्यूटेनियस खाल के नीचे, फिर मांस में इंट्रामस्कुलर, फिर वेन में इंट्रावीनस। क्लियर है? अरे बोलो। तो ये हो गए। इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है? पर ओरल के अलावा पर एनल हो सकता है, पर वेजाइनल हो सकता है। क्लियर है? और सरफेस पर कोई भी स्किन पे अपन ट्यूब लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो बाई स्किन, स्किन रूट भी एक रूट हो सकता है ना बेटा? तो ऐसे करके अपन कई सारे रूट पढ़ेंगे, तो पढ़ते जाएंगे। एक नंबर पे लिखो पर ओरल, मुख मार्ग, है ना? इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं अपन उपचार पर्ची में? पीओ। ठीक है, पर ओरल, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं मुख मार्ग द्वारा। मुख मार्ग द्वारा, मुख मार्ग द्वारा। एक चीज इसके बारे में ध्यान रखेंगे बेटा, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे सेफेस्ट रूट कौन सा है दवा देने का? मुख मार्ग। इसमें खतरा सबसे, अब तुमने मान लो कोई दवा है ना, उसका इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन से सीधा मसल में गया, और मसल से सीधा किस में गया? वेन में गया, खून में गया, खून के अंदर से पूरी सेल के अंदर फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा, और बहुत जल्दी प्रभाव दिखाएगा। पर ओरल में क्या है? पहले गोली खाई, पहले तो वो चारे बारे में अटकेगी, फिर घंटा भर 2 घंटा के अंदर वो एब्जॉर्ब होगी, फिर कहीं मसल में होते हुए ब्लड में, मतलब 2-3 घंटे का टाइम आपके पास है। उतनी देर में आप उससे क्या करा सकते हो? अब उल्टी करा दो उससे, या फिर उसका कोई एंटीडोट है तो वो ढूंढ के आप ले आओ। लेकिन इंट्रामस्कुलर और ये जो दूसरे रूट है उनमें उसको, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के सबसे सेफ हो गया कि नहीं हो गया? तो खतरनाक दवाओं को देने का सबसे सेफ क्या है? ये रूट है। तो लिखो औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग। औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग, औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग, औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग। कैसा मार्ग है बेटा औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग? बताओ, पर ओरल आप क्या क्या चीज देते हो? बोलस देते हो कि नहीं देते? टैबलेट देते हो कि नहीं देते? ठीक है, पिल्स हो गई। और बताओ, सिरप देते हो कि नहीं देते? अरे बोलो। पाउडर क्या देते हो बेटा? पाउडर। रोचामैक्स का पाउडर आता है ना? तुम्हारे हिमालय बत्तीसा का पाउडर आता है, बहुत सारे पाउडर आते हैं कि नहीं आते बेटा? चटनी देते हो कि नहीं देते? इलेक्चुरी क्या आती है बेटा? चटनी आती है ना? कैट कफ का नाम सुना होगा आपने, सांस की बीमारी में चटनी चटाई जाती है कैट कफ की, है ना? कैप्सूल दे सकते हो। और बताओ। ठीक है, ड्रेंच वैसे दवा अपन पिलाते हैं, वो सब इसमें आ गया कि नहीं आ गया? पिलाने वाली दवाएं भी भाई अपन मान लो कि दवाओं को घोल को पिला रहे हैं, सिरप को घोल के पिला रहे हैं, वो सब ड्रेंचिंग एक मेथड है ना? पिलाना, पिलाने का एक मेथड है। बाकी ये सब पर ओरल में अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख सकते बेटा? लिखो। हाँ, पिल्स भी आ जाएंगे, लिख दे पिल्स भी। ले ले तेरी पिल्स, ले 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 तू, ले मर। पिल्स, पिल्स लिख दिया गया बेटा? औषधि देने का क्या है सबसे सुरक्षित मार्ग? अब 2 नंबर पे लिखेंगे बेटा, हाँ तो 2 बैच मिला दिए, पर कम कम से क्यों लग रहे हो तुम? अच्छा, चले गए 2 घंटे। यही तो फर्क है बेटा, कौन कितनी देर में? 2 घंटे को यूज में भी ले सकते थे तुम, बैठ के पढ़ भी सकते थे, और 2 घंटे तुम वेस्ट भी कर सकते हो लौट के। भाई यही तो फर्क है, यही तो बाधा है। कौन बाधा को जितना अच्छे से झेल रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। क्या कह रहा है बेटा? मैनेजमेंट, यही तो बाधा है। मैनेजमेंट, अरे यार मैनेजमेंट नहीं बताया, दिस इज बाधा। ये बाधा ही तो पार करनी है। क्या सही नहीं बताया? हाँ, ऐसे ही मैनेजमेंट बाधा है बेटा। ये ले, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तेरा गुस्सा जायज है, पर मैं तेरे गुस्से का कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, है ना? ये लिख लिया? क्या कह रहा है?
सर को बुला लिया है? कोई ना, कभी कभी हो जाता है। एक तो तुम्हारे वो ज्योग्राफी वाले क्या है, उनके डेंगू हो गया है, बीमार है वो ज्यादा थोड़े से। हैं? क्या हो गया है? क्या? हाँ वो आ जाएंगे, कल से आ रहे हैं शायद, वो अभी स्वस्थ हो गए, ऐसा कुछ है। हो गया था मतलब, तो आ जाएंगे वापस अभी, है ना। तो देखो ऐसी समस्या अपने किसी के भी आ सकती है। अचानक से अपन दूसरा टीचर लाए तो तुम्हें भी पता है भाई, तुम भी उसको सहन नहीं कर पाओगे, अचानक से नई चीज आती है तो, है ना। तुम बोलोगे भगाओ 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 भगाओ। तो हम भी चेंज नहीं करना चाहते। अगला बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया मैटर तुम्हें दे रहे हैं, तो फिर क्यों बदले। सिलेबस की तो बात है, तुम्हें ज्यादा क्लास लेके करा देंगे, अभी दूसरे टीचर आपको ले लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस आपका जैसे अभी हो ही जाएगा। अभी क्या क्या रह रहा है तुम्हारा? तो महीने 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 भर के अंदर तुम सारे फ्री हो, तो क्यों टेंशन ले रहे हो तुम भाई? जितना हो गया उसको रिवीजन करो ना, तुम उस पर ध्यान दो। अब इन पे लगाने से नहीं लगाई, 2 घंटे बिठा लिया। कई बार ऐसा हो जाता है, जब इतनी बड़ी कोचिंग है, इतने टीचर है, कभी कोई टीचर की कोई दिक्कत हो जाए, है ना। मैं आ रहा हूँ, मान लो मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, मेरा 1 घंटा लेट हो गया, तुम तो गालियां मुझे ही दोगे और मैनेजमेंट को दोगे। मैनेजमेंट क्या करे साला, उसका तो टाइम था। अरे बोलो। तो कई बार बेटा अपने को चीजें क्या करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है ना। तुमको भी करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है। खुद मैनेजमेंट की भी मजबूरी होगी जो ऐसे बोला। उनको भी बोलना, उनको पता है इतने बच्चे गालियां देंगे अपने को यार, फिर भी ये बेचारे बोलते रहते हैं। इनको जैसे बोला जाता है ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो नहीं तो तुम भाग जाते। अगर तुम्हें ऐसे नहीं बोलते आ रहे आ रहे आ रहे, तो तुम भाग जाते। भाग जाते तो ये क्लास नहीं लेते। वेरी गुड बेटा। तो ये रुक गए तो तुम्हें फायदा हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे बेटा दूसरा, नेजल नेजल रूट द्वारा नासा मार्ग द्वारा, है ना। बाकी टीचर तो ये कोशिश करता है कि साला क्लास नहीं छोड़े, बच्चों का नुकसान कभी नहीं हो। जैसे बीपी सर का हाथ टूटा था, प्लास्टर बांध के आते थे पढ़ाने, भाई सब देखो, समझ रहे हो ना। तो टीचर कभी नहीं चाहता है कि तुम्हारा नुकसान हो, क्लास छोड़नी पड़े, वो तो कोई मजबूरी में छोड़नी पड़ती है। तो लिखेंगे बेटा नेजल रूट द्वारा, नासा मार्ग द्वारा। इसमें देखो 2 रूट है बेटा। नाक से अपन 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो होता है इनहेलेशन, एक तो क्या होता है बेटा, इनहेलेशन, और एक होता है इंस्टिलेशन। एक कौन सा होता है बेटा, इंस्टिलेशन। अगर कोई दवा को आप सुंघा के दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो फुसफुस आता है कि नहीं आता। वो जो दबंग मूवी थी, हाँ, उसमें जो उसकी चुलबुल पांडे की जो मम्मी होती है, अस्थमा होता है कि नहीं होता। तो फुसफुस में इनहेल किया जाता है ना। फुसफुस वो पेट में नहीं जा रहा है, वो फेफड़ों में जा रहा है ना। उसके अंदर साल्ब्यूटामोल नाम की ड्रग आती है। बेटा बेटा कौन सी ड्रग आती है, साल्ब्यूटामोल नाम की ड्रग आती है, जिससे क्या है वो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है। हाँ वो बैठ जाएंगी बेटा, मत चिंता करो, बैठ जाएंगी वो। ब्रोंकोडाइलेशन आता है उससे। ब्रोंकोडाइलेशन मतलब जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है, उनके अंदर क्या हो जाता है, डायलेशन। अरे भाई अस्थमा बताया है मैंने तुम्हें। अस्थमा जिनको नहीं बताया उनको बता दूं बेटा, यह एक प्रकार की एलर्जी है। क्या है, एक प्रकार की एलर्जी है। इसमें क्या है, जो श्वसन और श्वसनिका है वो पिचक जाती हैं, तो सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। तो अपन इसको ऐसी दवा देते हैं जिससे श्वसन और श्वसनिकाएं फैल जाए, और ऐसी दवाएं जो श्वसन और श्वसनिका को फैलाती है उनको ब्रोंकोडायलेटर बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या आता है बेटा, फुसफुस के अंदर ब्रोंकोडायलेटर आता है, साल्ब्यूटामोल है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनहेलेशन। इंस्टिलेशन में क्या, नाक में बूंद बूंद करके दवाएं डाली जाती हैं। नाक में कैसे डाली जाती हैं, है ना। जैसे एक आध वैक्सीन आता है, कैनल कफ का आता है, जैसे उसमें क्या है नाक में ही दिया जाता है, उसका रूट ही क्या है, नाक से देते हैं। तो कई ऐसी और ड्रॉप आती हैं, नाक की ड्रॉप आती है, जिनके नाक में दिक्कत रहती है, जैसे मेरी नाक टेढ़ी है ना। तो एक बार हाँ इसमें क्या है वो बन जाती है प्रॉब्लम कभी कभी। तो अपने को एक बार नेजल सिरप आती है, सिरप नहीं सॉरी, वो ड्रॉप आती है, जिसमें ड्रॉप डाली जाती है और उससे प्रॉपर काम करने लग जाता है काम। अरे है ना, वेरी गुड। लिखो। नहीं, मैं जब वो फिजिकल देने गया था, मेरे क्या थोड़ी सी टेढ़ी है, तुम देखोगे तो ध्यान से, हल्का सा इसमें ऐसे कर्व है, कर्वेचर है ना। तो मैंने क्या है कि यार वो थोड़ा नहीं हो, तो मैंने खुद ने एक वो ड्रॉप डाली थी इसमें नाक के अंदर, जिससे क्या नेजल सेप्टम प्रॉपर प्लेस पे आ जाते हैं, और आ गए थे मेरे, कोई दिक्कत नहीं आई थी उस मेडिकल के अंदर। तो क्या लिखा बेटा, लिखेंगे लिखेंगे वास 1 नंबर पर डाल के लिखो इनहेलेशन। 1 नंबर पर डाल के लिखो इनहेलेशन। 1 नंबर पर डाल के लिखो इनहेलेशन। लिखो वाष्पशील दवाओं को, इसमें वाष्पशील ही तो जाएंगी, वाष्पशील दवाओं को, वाष्पशील दवाओं को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए
वाष्पशील दवाओं को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए वाष्पशील दवाओं को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए इनहेलेशन का उपयोग करते हैं। वाष्पशील दवाओं को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए इनहेलेशन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसमें साल्ब्यूटामोल आता है कि नहीं आता बेटा? और जो फुसफुस है उसे क्या बोला जाता है? इनहेलर। क्या बोला जाता है? इनहेलर। इसी का नाम क्या है बेटा? फुसफुस। ठीक है, इनहेलर बोला जाता है। इनहेलर में से कौन सी दवा आती है जनरली? साल्ब्यूटामोल। किसमें दी जाती है बेटा? अस्थमा में। ये अस्थमा में दी जाती है। ठीक है, ये लिख लो। इसके अलावा बेटा नेबुलाइजर आपने कोविड में यूज किया होगा। भाप लेते थे ना, जो बीमार रहे थे, जिनको कोविड हो गया था, वो नेबुलाइजर सीधा नाक पे वो लगा के भाप अंदर लिया करते। तो नेबुलाइजर लिख सकते हो। विक्स लेते हैं अपन, है ना, पानी में विक्स मिला के चद्दर डाल के विक्स नहीं सूंघते, जुकाम हो जाता है जब, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। नेबुलाइजर। अब लिखो बेटा इंस्टिलेशन। बी डाल के लिखो इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन। बेटा तू लिख क्यों नहीं रहा? हाँ, लिख रहा है? लिखो इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन लिखेंगे बूंद बूंद करके नाक में दवा डालना। 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 एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसमें नेजल ड्रॉप्स। बूंद बूंद करके नाक में क्या डालना? दवा डालना। क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर? नेजल ड्रॉप्स। क्लियर है बेटा? कितने रूट हो गए? 2 रूट। अब लिखो बेटा पर रेक्टल। अगला लिखेंगे पर रेक्टल। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। पर रेक्टल। पर रेक्टल मतलब हिंदी में गुदा मार्ग द्वारा। गुदा मार्ग द्वारा। अब सुनो, इसमें भी 2 चीजें हैं। पर रेक्टल में भी कितनी चीजें बेटा? 2 चीजें। एक तो है एनेमा। कौन सा माँ? एनेमा। और एक है बेटा सपोजिटरी। कौन है? सपोजिटरी। तो सुनेंगे भाई, इधर आओ। ओ, जैसे बेटा कुत्तों के अंदर या बिल्लियों के अंदर कई बार कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। कुत्ते का सारा सिस्टम बेटा किसके जैसा है लाली? कुत्ते का सिस्टम सारा किसके किसके जैसा है? ह्यूमन के जैसा है कि नहीं सारा का सारा सिस्टम? तो कुत्ते में, ह्यूमन में, डॉग्स में, है ना? तो अपने पेशेंट में तो डॉग्स और कैट आ गए। तो डॉग्स और कैट में कई बार जब इंफेक्शन हो जाता है, इंफेक्शन ना बोल के अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। देखो इंफेक्शन वर्ड लार्ज एनिमल्स के लिए यूज में लिया जाता है ना? गाय, भैंस, घोड़ा या फिर रूमिनेंट्स में, बकरी में अंदर अपन क्या बोल देंगे? इंफेक्शन बोलेंगे। लेकिन कुत्ते के अंदर और बिल्ली के अंदर वो ह्यूमन वाला वर्ड यूज किया जाता है, क्या? कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज। ठीक है ना? तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है? जब मल त्याग नहीं होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सारे अपन ने ट्राई कर लिए, अपन ने लग्जेटिव, परगेटिव सब दे के देख लिए, अब भी क्या नहीं हो रहा भाई, सिस्टम सही नहीं हो रहा है। तो अपन फिर लास्ट में एनेमा यूज में लेते हैं। तो आज तो चलो ठीक है, ग्लिसरीन के और ये चिकने कई एनेमा आते हैं, इसमें कुछ नहीं, चिकना पदार्थ डाला जाता है। पर रेक्टल पूरी ट्यूब आती है, उसके अंदर जिन्होंने एनेमा देखा होगा, ट्यूब आती है, ट्यूब पर रेक्टल डाली जाती है और उसके अंदर उस एनेमा को चढ़ा दिया जाता है ना? तो उसमें चिकने पदार्थ होते हैं जैसे ग्लिसरीन, तो वो चिकना कर देता है मल को, और जो मल रेक्टम के अंदर होता है वो चिकना होके बाहर आ जाता है। क्लियर है? अरे बोलो। तो ये है एनेमा। तो अब तो ठीक है, ये ग्लिसरीन और ये सारी चीजों के ज्यादा महंगा नहीं आता, 30-35 रुपए का एक पाउच आ जाता है। अब तो आजकल तो एनेमा आ गए, लेकिन पुराने टाइम पे साबुन का घोल यूज में कर लेते थे लोग, है ना? लेकिन साबुन का घोल लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन वास्तव में यूज में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि साबुन में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडा है ना? सोडा है कि नहीं? और ये सोडा खाने वाला सोडा नहीं है, ये कपड़े धोने वाला सोडा है। कपड़े धोने वाला सोडा है तो बेटा वो जलाएगा। म्यूकोसा ही तो होती है अंदर। क्या होती है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा पे छाले हो जाएंगे, तो उसके सही करने के चक्कर में उसका अपन सिस्टम और खराब कर देंगे। तो चलो ठीक है, 1-2 बार अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा साबुन का घोल यूज में नहीं लेना चाहिए। तो ये तो मतलब अपन बोल सकते हैं तरल पदार्थ को गुदा मार्ग के द्वारा देना क्या कहलाता है? एनेमा।
और वहीं अपन कोई ठोस गोली रख रहे हैं, अपन वहीं क्या रख रहे हैं, सॉलिड बोलस है, टेबलेट है, ठोस औषधि अपन रख रहे हैं, तो क्या है, सपोजिटरी। भाई कोई इन्फेक्शन, अब मान लो तुमने साबुन का घोल डाल लिया, उसके अंदर क्या हो गए, घाव हो गए, तो अपने को कई बार एंटीबायोटिक की गोली रखनी पड़ती है कि नहीं रखनी, अरे बोलो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सपोजिटरी बोलेंगे। तो लिखेंगे एनेमा। गुदा मार्ग द्वारा गुदा मार्ग द्वारा गुदा मार्ग द्वारा तरल औषधियां देना। गुदा मार्ग द्वारा तरल औषधियां देना। गुदा मार्ग द्वारा तरल औषधियां देना। चाय पानी तो भिजवा दे, पानी भी नहीं रखा है इधर। हाँ, जीमड़ चल रहा है तेरा यहाँ। अब लिखेंगे बेटा इसका एग्जाम्पल, ग्लिसरीन का घोल। ग्लिसरीन का घोल, अरे किसका घोल, ग्लिसरीन का घोल। ठीक है, और लिख लो साबुन का घोल। साबुन का घोल। तू तो यार नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। चाय भाई ले आना यार, कॉफी हो जाए तो और मजा आ जाए। जूस पिला दो। लिख लिया बेटा ये। लिखो, एनेमा का उपयोग सामान्यतः, क्यों बस होने ही वाला है क्या काम, मतलब अरे लिखाई कंप्लीट होने वाली है क्या? नहीं, जोर ऐसी लगा के बेटा कि अब तो बस सर लिख लिया बस। तो बेटा क्या लिखा, एनेमा का उपयोग सामान्यतः 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 कब्ज कॉन्स्टिपेशन कब्ज कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर में फार्मा हो जाएगी तुम्हारी। एक बेच की फिजियो और जेनेटिक्स बची रही है, वो भी अपन साइड में लेंगे हैं। और हैं, फिजियो तो हो रखी ना एक बैच की, तो जिसकी नहीं हो रखी उनकी भी हो जाएगी। और फ्राइडे को और संडे को मैं ज्यादा क्लास लूंगा, तो पहले से तैयार रहना, है ना। फ्राइडे को तो तुम आते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को मैं अलग से पहले ही साइड, संडे का टाइम पूछ के जाएंगे जब भी संडे आएगा, है ना। संडे को अपन टेस्ट तो होगा ही होगा, क्लास भी लगेगी आपकी। तो लिखेंगे बेटा सपोजिटरी। सपोजिटरी लिखो। सपोजिटरी में लिखेंगे किसी ठोस औषधि का किसी ठोस औषधि का गुदा मार्ग द्वारा देना। किसी ठोस औषधि का गुदा मार्ग द्वारा देना। किसी ठोस औषधि का गुदा मार्ग द्वारा देना। कौन सी, सपोजिटरी। हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो ये कौन सा मार्ग हो गया, पर रेक्टल। हो गया कि नहीं हो गया। अगला है बेटा यूरिनरी या जेनाइटल रूट द्वारा। कौन से नंबर का है, चौथा। यूरिनरी तथा, यूरिनरी तो कौन सा हो जाएगा बेटा, मूत्र मार्ग। यूरिनरी कौन सा हो जाएगा, मूत्र मार्ग, तथा कौन सा रूट, जेनाइटल रूट, मतलब जनन तंत्र द्वारा। लिख लिया बेटा। अब देखो भाई, गुदा मार्ग द्वारा दवाई दी जब अपन ने ठोस, तो उसे क्या बोला, क्या बोला, सपोजिटरी। अब एक होता है पैसेरीज। क्या होता है बेटा, पैसेरीज। ठीक है, पैसेरीज क्या है बेटा,
योनि में, है ना, योनि मार्ग में कोई भी ठोस औषधि अपन रखें तो उसे क्या बोलेंगे, पैसेरीज। क्लियर है। देखो इसमें अपने यहाँ पे तो ज्यादा यूज नहीं लिया जाता है, अपने तो रूमिनेंट्स के अंदर जैसे अपने को जरूरत पड़ती है बोलस रखने की, जैसे फ्यूरेक्स की गोली आती है, ठीक है ना, बहुत सारी इंट्रायूटेराइन एंटीबायोटिक्स की, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्ट्रिवर, सबकी क्या आती है बेटा, कुछ बोलस फॉर्म आती है, इंट्रायूटेराइन फॉर्म आती है, तो उनको सीधा अपन किस में रख देते हैं, यूटेरस के अंदर रख देते हैं। जैसे भाई मेन अपन बात करें तो जरूरत कब पड़ती है, जैसे कोई गाय है वो पार्चुरेट हुई है अभी रिसेंट में, है ना, उसके अंदर डिस्टोकिया था तो अपने को हाथ डालना पड़ा तो उसको खींच खांच के अपन ने निकाला। अब जैसे ही अपन देखो वेटनरी का काम है, फील्ड का काम है ना, कंप्लीट 100% सेप्टिसिस का और सेप्सिस का ध्यान रख के तो अपन काम कर नहीं सकते, है ना। जब अपन ऑनर के घर जाकर काम करते हैं, चलो हॉस्पिटल में तो कर भी ले, फिर भी इतना ज्यादा सुविधाएं अपने आज की डेट में गांव में तो पहुंची नहीं है, इतनी ज्यादा क्या सुविधाएं है ही नहीं, ना के बराबर है। कई बार तो स्लीव्स भी हॉस्पिटल में नहीं होती, तो अपने को अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके, और कई बार तो बिना स्लीव्स के भी हाथ डालना पड़ जाता है, लेकिन ऐसी गलती कभी ना करें, और खासकर एबॉर्शन में तो बिल्कुल ना करें। अगर वो कह रहा है कि भाई पूरा टाइम नहीं हुआ है, भले ही 1 महीना क्यों नहीं कम है, कभी भी आगे ध्यान रखना बेटा, आज मैं बता रहा हूं, कल को तुम फील्ड में जाओगे, नौकरी करोगे, कभी भी कैसी भी कंडीशन आ जाए और जानवर ब्याह रहा है, डिस्टर्ब किया है, तो कभी भी हाथ ना डालें बिना स्लीव्स के। और एबॉर्शन है तो मैं कहूंगा कि कम से कम 2 स्लीव्स आप पहने एक ही हाथ में, दूसरे हाथ में भी क्या पहननी है, एक स्लीव पे, दोनों हाथों के अंदर 2-2 स्लीव्स पहनो, आप कोई डिस्टोगिया सॉल्व कर रहे हो तो, है ना। नॉर्मल डिलीवरी है, भैंस में 10 महीने का टाइम पूरा हो गया, गाय में 9 महीने का पूरा टाइम हो गया, फिर ब्याह रहा है तो एक बार के लिए अपन एक स्लीव से भी कर लें, लेकिन एबॉर्शन में कभी भी बेटा ध्यान रखना ये चीज का कि बिना स्लीव्स के तो हाथ डालना ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ब्रूसेलोसिस, ठीक है ना। और अपने फील्ड वर्कर्स के अंदर ये खूब देखने को मिलती है ना, कोई काम का नहीं रहता है आदमी, तो इसमें ध्यान रखना। मेल तो कोई काम का नहीं, मतलब काम वैसे भी बुखार नहीं उतरता है एक तो इसके अंदर, है ना, कितनी भी एंटीबायोटिक दे लो, और ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, भयंकर ऑर्काइटिस होता है, कोई काम का नहीं, मतलब समझ गए होगे तुम बेटा। हाँ, तो भयंकर दिक्कत हो जाती है ना, तो काम का मतलब फील्ड वील्ड के काम का भी नहीं रहता, काम नहीं कर पाएगा वो कभी भी, फील्ड के अंदर कैसे काम करेगा यार। नहीं, उस वजह से नहीं, फीवर ही नहीं उतर रहा, जोड़ों में दर्द है, अरे सुन ले यार, चांटे चांटे मारूंगा। जोड़ों में क्या होता है, इसमें दर्द होता है, फीवर उतर, फीवर भी उतर जाएगा एक टाइम के बाद में, जोड़ों का दर्द पूरी जिंदगी नहीं जाता है, तो फिर बैठे रहो पड़े रहो, वो वाला काम है। तो इस बीमारी का तो बचाव ही क्या है बेटा, उपचार है। समझ में आ गई ये चीज। हाँ, तो इसमें तो खासकर ध्यान रखना है। तो चलो अपन ने अपने तो भाई किसमें इंट्रायूटेराइन बोलस अपन रखते हैं जानवर के अंदर, लेकिन ह्यूमन में सपोजिटरी काफी यूज में ली जाती है ना, ह्यूमन के अंदर या कोई बिच के अंदर जैसे इन्फेक्शन है तो वहां पे वेजाइना के अंदर ही अपन क्या है, बिच के यूटेरस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। अपन कहते हैं करते हैं हॉस्पिटल में फिर भी, वो डाल के सीथ डाल के यूटेरस में अपन फ्लश कर रहे हैं उसको, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। तो वेजाइना तक ये अपन पहुंच सकते हैं, तो उसके अंदर क्या रख देते हैं कई बार, एंटीबायोटिक की पैसेरीज अपन रख सकते हैं। क्लियर है। तो वेजाइना के अंदर एंटीबायोटिक या किसी भी औषधि की ठोस फॉर्म में रखना, उसे क्या कहते हैं अपन, पैसेरी कहते हैं। क्लियर है ना। लिखो बेटा पैसेरीज, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे पैसेरीज। लिखो यह लिखो यह गोली अथवा कैप्सूल की भांति होती है। यह गोली अथवा कैप्सूल की भांति होती है। यह गोली अथवा कैप्सूल की भांति होती है। गोली अथवा कैप्सूल की भांति होती है जो योनि मार्ग में रखने पर, जो योनि मार्ग में रखने पर, जो योनि मार्ग में रखने पर पशु के शरीर के तापमान पर पिघल जाती है। जो योनि मार्ग में रखने पर पशु के शरीर के तापमान पर पिघल जाती है। जो योनि मार्ग में रखने पर, जो योनि मार्ग में रखने पर पशु के सामान्य तापमान पर पिघल जाती है। अब लिखो बेटा इंट्रायूटेराइन, ये करनी पड़ती है अपने रूमिनेंट्स में। तो वो गोली रखी कि नहीं रखी, या क्या करते हैं बेटा, या फिर अपन इसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक के लिक्विड्स आते हैं, है ना, लिक्जेन वगैरह काफी आते हैं 60-60 ml के,
और भी ज्यादा क्वांटिटी में आ सकते हैं, तो उससे अपन क्या कर देते हैं बेटा, सीधा यूटरस के अंदर छोड़ देते हैं, सीथ डालते हैं। अरे एआई गन आती है, उसके द्वारा सीथ डालते हैं, सीथ यूटरस तक पहुंचाते हैं और उसमें इंजेक्शन से भर के क्या कर देते हैं, सीधा लिक्विड यूटरस के अंदर डाल देते हैं। डालते कि नहीं डालते? या फिर एक तरीका और है, अपन पहले एंटीबायोटिक का डालने से पहले अपन, जैसे एनएस आता है, एनएस में 10 ml 500 ml की एक बोतल ले ली, उसके अंदर 10 ml क्या डाल दिया, बीटाडीन डाल दिया। क्या डाल दिया? बीटाडीन। 10 ml 20 ml अपने हिसाब से डाल दो, 20 ml डाल सकते हो, है ना। और उसको फिर एंटीबायोटिक से पहले उसको डाल दो, है ना। फिर पर रेक्टल हाथ डाल के जैसे अपन यूट्राइन हॉर्न्स को दबाएंगे तो उसमें पस के साथ में जो भी चीज है वो क्या आ जाएगी, जितना आ सकती है उतना बाहर आ जाएगी। उसके बाद में आप क्या डाल दो, फिर एंटीबायोटिक उसके अंदर छोड़ दो फ्लशिंग करने के बाद में। ये जरूरत पड़ती है बेटा मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, है ना, पोस्टपार्टम मेट्राइटिस, इन सारी कंडीशन। मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस में क्या फर्क होता है? एंडोमेट्राइटिस में केवल एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है और मेट्राइटिस में तीनों लेयर के अंदर हुआ है। मेट्राइटिस में फीवर वगैरह भी देखने को मिलेगा, लेकिन एंडोमेट्राइटिस में कोई फीवर देखने को नहीं मिलता। एक कंडीशन होती है पशुओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पीपीएम, पोस्ट पार्टम मेट्राइटिस। क्या कंडीशन है? पोस्टपार्टम मेट्राइटिस। ये कंडीशन मैंने अभी बोला था ना, डिस्टॉक किया हुआ हाथ डाला तो उसमें इन्फेक्शन 100% जाएगा ही जाएगा। और ज्यादातर अपने क्या करते हैं, अपने गलती क्या करते हैं कि अपने जैसे डिस्टॉकिया सॉल्व करके आए, बच्चा निकाला और खुश, ओ माय गॉड, एक दो इंजेक्शन दिए और आ गए। अपन उसके अंदर बोलस छोड़ के नहीं आते। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी डिस्टॉकिया सॉल्व किया तो उसके अंदर 4 गोली फ्यूरेक्स की या किसी भी एंटीबायोटिक की डाल के आनी है, जिससे जो इन्फेक्शन गया है वो क्या हो जाए, वहां पर खत्म हो जाए। क्लियर है? और इंजेक्शन भी लगा के आना है एंटीबायोटिक का। समझ में आ गई चीज क्यों करके आना? नहीं तो फिर क्या देखने को मिल जाएगा, 1 महीने बाद ही वो फोन करेगा, डॉक्टर साहब जो गाय का आपने बच्चा निकाला था उसके तो सफेद सफेद गिरे। सफेद मतलब पस गिर रहा है ना। और वो उसका इसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो गाय तक खराब हो जाती है, इसमें बहुत भयंकर पायोमेट्रा और ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। अगर अगर बंद हो जाएगी क्या, सर्विक्स बंद हो जाएगी तो फिर पायोमेट्रा बन जाएगा आगे जाके। वही क्या बेटा, स्लीव से तो तेरे इन्फेक्शन बच रहा है, गाय का थोड़ी बच रहा है। भाई स्लीव्स तूने डाली तो ये तो तेरा हाथ बच रहा है, गाय के तो जा ही रहा है ना। स्लीव्स कौन सी तेरी, वो स्टेरलाइज थोड़ी है। स्लीव्स तो नॉर्मल रखी हुई थी, तूने हाथ लगाया, तेरे हाथ गंदे थे तो, और उसे नीचे हाथ रख दिया, कभी तूने भैंस के ऊपर हाथ रख दिया, इन्फेक्शन तो जाएगा ही। वो तो तब है कि जब स्टेरलाइज फॉर्म में निकाला, कहीं कुछ टच नहीं कर रहे। जब अपन सर्जरी करते हैं तो प्रॉपर देखा है कितना, मतलब किसी को हाथ नहीं लगाने देते कि जब पूरा सर्जिकल पैक रखा है कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, तब होता है पूरा स्टेरलाइजेशन। उस हॉल में पूरे में यूवी लाइट होनी चाहिए, यूवी लाइट से उसको स्टेरलाइज किया होना चाहिए, ओटी के अंदर कोई घुसे नहीं। इतना तो अपने वेटनरी में बीकानेर के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, वो करते हैं फिर भी इतना भी पॉसिबल नहीं कि यूडी रेडिएशन सारा अपन ध्यान रखें। तो कुल मिला के तो बहुत, मतलब ऐसे मान लो कि इन्फेक्शन तो तब रुकेगा जब सारी चीजों का अपन ने ध्यान रखा है। और जो फील्ड में तो कहीं ही वो पटक रखा उसको नीचे, उसमें कहाँ है कि तो स्लीव्स पहन के तो खुद का इन्फेक्शन बचा रहे हैं अपन। गाय के अंदर तो जाएगा ही ना, हाथ डलते ही इन्फेक्शन जाएगा, ये मान लो आप तो, है ना। और कई गांव वाले तो क्या करते हैं, वो चिकना होता है बच्चे का पैर, खींचने के चक्कर में मिट्टी लगा के बच्चे के ऊपर मिट्टी डाल के हाथ में, अरे यार मजाक, अंदर मिट्टी डाल दी, है ना। मतलब हाँ भाई, हाथ भी तो पकड़ने पड़ते हैं। कई झोला छाप रहते हैं गाँव में, हाथों में मिट्टी लगा के और अंदर तक मिट्टी से उसको करके खींच रहे। मेरे यार तू ये क्या कर रहा है, क्यों सत्यानाश करके डाल रहे हो तुम, पूरे जानवर खराब हो जाते हैं ऐसे पूरे। और मैं सिरोही में था तो वहां पे क्या करते थे, जैसे कोई चोट लगी ना जानवर के, उस पर राख लगाते थे, मिट्टी डालते थे उस पर। यार ये क्या मतलब है तुम यार, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सरकार दे रही है सारी चीजें, तो दवाई ले जाओ ना। राख मिट्टी, ये तो पूरा इन्फेक्शन है। और ये मिट्टी ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ होंगे, है ना। लिखो बेटा, इंट्रायूटेराइन दवा अथवा औषधि को सीधे गर्भाशय में डालना। एक पेट्रोल डालने का ट्रेंड चलता है, पेट्रोल डाल देते हैं, कोई भी कीड़ा पड़ जाता है उसके अंदर। अरे यार क्यों जानवर का सत्यानाश कर रहे हो तुम। तो क्या लिखोगे बेटा, दवा या औषधि को सीधे गर्भाशय में डालना। दवा या औषधि को सीधे गर्भाशय में डालना। अगला लिखेंगे तीसरा, कैथेटराइजेशन। अगला लिखो बेटा, कैथेटराइजेशन है। लिख ले भले, पीपीएम लिख ले, उसके अंदर पीपीएम में देते हैं।
चले बेटा, बोलो ना। अबे बेटा अगला कैथेटराइजेशन में लिखा नहीं है ना अभी तक। कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं बेटा, जैसे देखो बफेलो काफ है ना, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो बफेलो काफ और जो कैटल काफ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सुन लो पहले मेरी बात, लिख लेना। उनके अंदर क्या होता है कि अब पानी कम पियेंगे जानवर। भाई जानवरों को मोस्टली 2 टाइम पानी दिया जाता है, सुबह और शाम को। उसमें अगर गलती से वो सर्दी की वजह से पीते नहीं, सुबह सुबह सर्दी रहती है, शाम को सर्दी रहती है, तो वो पीते नहीं ज्यादा पानी, दिन में उनको मिलता है नहीं। तो इस सर्दी के मौसम में जब किडनी फिल्टर नहीं होगी तो वो स्टोन बनेगा कि नहीं बनेगा। अपने तो यही तो कहते हैं कि सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन फिर भी पानी पीते रहना चाहिए, है ना। तो इनमें क्या होता है, फिर आपको पता सिग्मोइड फ्लेक्चर होता है कि नहीं होता। तो सिग्मोइड फ्लेक्चर पे आके वो स्टोन फंस जाती है और फिर मूत्र का आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उनमें फिर ट्यूब सिस्टोटोमी की जाती है, सीधी ट्यूब डाली जाती है ब्लैडर के अंदर मूत्र को निकालने के लिए। 5-7 दिन तो उस नली से यूरिन आता रहेगा, फिर वो पथरी पिघल के अपने वहां से निकल जाती है, फिर नेचुरल रूट से आने लगता है, तो उस नली को अपन वहां से हटा देते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन और है ट्यूब सिस्टोटोमी के अलावा, है ना। ये कैटल और बफेलो में तो ज्यादा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनमें वो टेढ़ा होता है, तो कैथेटर भी नहीं जाएगा। तो डॉग वगैरह के अंदर क्या पास कर सकते हैं अपन, कैथेटर पास कर सकते हैं। क्लियर है। और कैथेटर क्या होता है, कुछ नहीं है। कैथेटर एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो सीधा अपन बाहर से, है ना, सिस्न से होते हुए सीधा अपन कहाँ डालेंगे बेटा, यूरिथ्रा से होते हुए अपन पास करेंगे। अगर कोई स्टोन फंसा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, उससे सीधा वापस ब्लैडर में पहुंच जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैथेटराइजेशन। देखो मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए, मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए, मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए, मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए कैथेटर पास किया जाता है। मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए कैथेटर पास किया जाता है। मूत्र मार्ग में रुकावट को हटाने के लिए कैथेटर पास किया जाता है। छठवां आ गया, छठवां है यार, है हाँ इसके अंदर ही। ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, जेनेटल में हो गए, जनन मार्ग में, और ये मूत्र मार्ग में हो गया। अब लिखो बेटा इंट्रा मेमेरी, इंट्रा मेमेरी, इंट्रा मेमेरी। इंट्रा मेमेरी बेटा पता है, जैसे मैस्टाइटिस हो जाता है कि नहीं होता जानवर में। मैस्टाइटिस क्या है बेटा, जो मेमोरी ग्लैंड से उनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, मैस्टाइटिस कहलाता है। तो मैस्टाइटिस के केस में क्या होता है कि सीधेपन, जैसे पेंडिस्ट्रीन आती है, क्या आती है बेटा, पेंडिस्ट्रीन। मैस्ट्रीवोक आती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक के क्या आते हैं, ऑइंटमेंट टाइप से, मतलब अपन बोलेंगे कि लोशन टाइप से आते हैं, है ना। एक तरह से एंटीबायोटिक है उनके अंदर। वो पहले अपन जानवर के टीट से पूरा क्या निकालते हैं, दूध को बाहर निकाल देते हैं। मिल्क जब पूरा बाहर निकल जाएगा उसके बाद में उसके अंदर अपन क्या है, उसमें पूरी एक नुकीली सी वो होती है, आगे पिन होती है, उसको घुमा घुमा के टीट कैनाल के अंदर डाला जाता है। टीट की जो कैनाल है उसमें डाला जाता है, जितना वो डलेगी उसके बाद में उस दवाई को चढ़ा दिया जाता है। क्लियर है। फिर उसको अपन ऐसे करके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिस टीट में दिक्कत है उसी में देते हैं। एक खास बात है कि भाई आपने जैसे मेडिसिन में पढ़ रहे हो, तो मेडिसिन में आप पढ़ोगे कि चारों टीट का जो पूरी बाउंड्री है वो अलग अलग होती है, कि एक टीट खराब है तो जरूरी नहीं दूसरा भी खराब हो। मैस्टाइटिस में खास बात है, कभी कभी एक टीट के अंदर ही मैस्टाइटिस होता है, कभी 2 में होता है, कभी चारों में भी हो जाता है। क्लियर है। बोलो बेटा, लिखो टीट कैनाल के द्वारा, टीट कैनाल के द्वारा, टीट कैनाल के द्वारा दवा स्तन ग्रंथियों तक पहुंचाना। टीट कैनाल के द्वारा दवा स्तन ग्रंथियों तक पहुंचाना। एग्जाम्पल लिख लो, पेंडिस्ट्रीन, इसमें स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आती है बेटा, एंटीबायोटिक, ये ब्रांड नेम है, इसीलिए आर लगाया। जहां भी अपन फार्मा में ब्रांड नेम लिखेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। लिख लो बेटा, पेंडिस्ट्रीन का उपयोग मैस्टाइटिस में, पेंडिस्ट्रीन का उपयोग मैस्टाइटिस में। थनेला, पेंडिस्ट्रीन का उपयोग मैस्टाइटिस में। लिख लिया बेटा। अब लिखेंगे छठवां, त्वचा की सरफेस के द्वारा, लिखो बेटा त्वचा की सरफेस के द्वारा। छठवां है पांचवां है, अब छठवां आएगा ना। हाँ, तो अब छठवां लिखेंगे बेटा, त्वचा की सरफेस के द्वारा, त्वचा की
सरफेस के द्वारा। और इसमें पहला आएगा बेटा कैटाप्लाज्म या फिर पोल्टिस। कैटाप्लाज्म या फिर पोल्टिस। इसमें पहला क्या आएगा बेटा कैटाप्लाज्म या फिर पोल्टिस। क्लियर है। अब देखो सुनो क्या करते हैं बेटा इसमें अपन एक कपड़ा ले लेते हैं कॉटन टाइप से जिसमें से रस निकल सके, है ना। जैसे अपन ने प्याज ले ली, प्याज को क्या किया बेटा कूट लिया, है ना। और उस प्याज का जो भी है बचा कूटने के बाद में उस पेस्ट को किस में डाल दिया, उस कपड़े में डाल दिया। कपड़े में क्या लगा दी, गांठ लगा दी। और उस कपड़े को अपन ने किसी इन्फ्लामेशन वाली जगह पे जहां सूजन आ रखी है उस पर बांध दिया। तो प्याज का रस जैसे इन्फ्लामेशन में बहुत फायदा करता है। क्लियर है। तो ऐसे ही कोई भी औषधि का रस लगाने के लिए उसे कपड़े में बांध के किसी इन्फ्लामेशन वगैरह पे लगा दिया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं कैटाप्लाज्म या फिर पोल्टिस। क्लियर है बेटा। क्या बोलते हैं कैटाप्लाज्म या फिर पोल्टिस। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते। लिखो कपड़े पर दवाई लगाकर, कपड़े पर दवाई लगाकर, कपड़े पर दवाई लगाकर, कपड़े पर दवाई लगाकर सूजन या दर्द के उपचार में उस स्थान पर बांधना। सूजन या दर्द के उपचार में उस स्थान पर बांधना, उस स्थान पर बांधना। कपड़े पर दवाई लगाकर सूजन या दर्द के उपचार में उस स्थान पर बांधना क्या कहलाता है बेटा कैटाप्लाज्म या पोल्टिस। उस स्थान पर बांधना। एग्जाम्पल लिख दो प्याज का रस। एग्जाम्पल लिख दो बेटा प्याज का रस, प्याज का रस लिख दिया बेटा। अगला है दूसरा फोमेंटेशन। इसी के अंदर त्वचा की सरफेस पे ही दूसरा क्या है बेटा, त्वचा पे तो किया ये काम अपन ने। अगला है बेटा फोमेंटेशन। फोमेंटेशन को अपन बोलते हैं सिकाव। फोमेंटेशन को क्या बोलते हैं बेटा सिकाव। क्या बोलेंगे बेटा सिकाव। ठीक है। तो सिकाव बेटा देखो दो तरीके का होता है, एक तो ठंडा सिकाव और एक गर्म सिकाव, है ना। एक तो हो गया हॉट फोमेंटेशन, एक तो कौन सा हो गया बेटा हॉट फोमेंटेशन, और एक कौन सा हो गया बोलो ना कोल्ड फोमेंटेशन। दूसरा कौन सा हो गया कोल्ड फोमेंटेशन। अब बताओ कहां तो अपन ठंडा सिकाव करते हैं और कहां अपन इधर ही रखते हैं। तो एक तो अपन कौन सा करते हैं बेटा हॉट फोमेंटेशन। अब तुम ही बताओ कहां तो हॉट करते हैं और कहां कोल्ड करते हैं। देखो सीधी सी बात है, तुम तो इतना ध्यान रखो। हाँ सही कह रहा है बेटा तू है। हाँ अब ऐसे देख लो भाई, अपने घुटनों में दर्द होता है मान लो किसी के, है ना। किसी के कहां दर्द होता है घुटनों में। तो घुटनों पे क्या कोल्ड लगाया जाता है क्या हॉट। हॉट लगाया जाता है। वो बैग आते हैं ना, वो है ना हॉट बैग आते हैं। हॉट बैग से हॉट वाटर बैग से अपन क्या करते हैं उस पर सिकाव करते हैं घुटनों में दर्द पे। अरे है कि नहीं। या किसी के कमर में दर्द है बहुत लंबे टाइम से तो अपन क्या लगाते हैं हॉट फोमेंटेशन करते हैं। तो कुल मिला के बहुत लंबा इन्फ्लामेशन है कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अपन क्या बोलेंगे क्रोनिक का मतलब समझते हो बहुत लंबे समय से। तुम्हारा दिमाग केवल जेनेटिक्स में नहीं चलता है, बाकी तुम सब बढ़िया दिमाग चलाते हो तुम्हारा है? तुम पढ़ा तो दिया जेनेटिक्स, तुम्हारा कहां से रह रहा है। अच्छा वो एक बैच की रह रही है, वो एक बैच में से भी आधे बैच की रह रही है तुम्हारे, है ना। अब मुझे याद है मैं करा दूंगा वो तुम्हारी, एक बार सारा पढ़ ले फिर तुम्हारा लास्ट में वो कराऊंगा। अरे भाई मुझे याद है यार, तो क्यों टेंशन ले रहा है। अभी इतने सारे बैच हो गए देखे ना। मेरी मेरी अरे मेरी बात सुन ले यार, तू मेरी बात सुन ले। अभी इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बैच बने हुए हैं। अभी इधर से उधर बैच मिलाना जुलाना, ये सारे जब मिलके एक बार सेट हो जाएंगे ना इस महीने भर में, तब पता चल जाएगा भाई कितने बैच हैं। उस हिसाब से टाइम सेट करके फिर तुम्हारी वो जेनेटिक्स कर। मुझे पता है
कितने बच्चे हैं वो जिनकी बच्ची हुई है? 5-7 नहीं है बेटा, ज्यादा है। हाँ तो मुझे पता है, मैं करा दूंगा, ठीक है। और मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना कि वो करानी है, ठीक है। उसके बिना तो मैं नहीं भेजूंगा, मैं करा दूंगा जल्दी। टेस्ट में तो बेटा 10 सब्जेक्ट के आते हैं, देख। जेनेटिक्स के तो आते ही आते हैं ऐसे। क्या ब्रीडिंग में से आ नहीं रहा? इस बार ब्रीडिंग में से दे देंगे, और बता, ठीक है। इस बार संडे को पूरा पेपर ब्रीडिंग से बनाऊंगा, सबको बता देना। उल्टा भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में तो क्या दोगे बेटा? हॉट फोमेंटेशन, है ना। और जैसे मान लो किसी की, अभी ये गेट को खोल रहा था, इस गेट में इसकी उंगली आ जाती, मान लो क्या आ जाती? उंगली। तो तुरंत क्या करता, या तो ऐसे मुंह के अंदर था, या कोई ठंडा पानी ढूंढता कि ढूंढता? अरे बोलो। तो तुरंत इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके अंदर क्या करोगे? कोल्ड इन्फ्लामेशन। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर क्या करना है बेटा? लिखो, हॉट फोमेंटेशन। इसके अलावा सुनो, क्रोनिक को अपन बोल सकते हैं बेटा ठोस सूजन में। क्या बोल सकते हैं? कोई सूजन कैसी है? ठोस है। अब इसमें ये इसकी उंगली दबेगी तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो एक ऐसी सूजन हो गई तरल सूजन। और पूछ ले कि तरल सूजन में कौन सा यूज में लेना है? कोल्ड। तो दोनों चीजें याद रखनी है बेटा, क्रोनिक और एक्यूट। और दूसरा अपन बोले तो ठोस और तरल। बहुत इंटेलिजेंट बालक है यार तू, तुझे तो सुविधाएं नहीं मिल पाई। अब मिलिए शिवालय में आने के बाद। लिख लिया बेटा? लिख लो तो। जोरदार लेके आया यार आज तो तू। कहां से लेके आया है? नीचे से। कितना ज्ञान है तुम में यार। पीछे वाले कैसे चुप है आज? हाँ भाई, अलग थलग से कैसे बैठे हो तुम? जोश तो पूरा है ना? वेरी गुड, ये चाहिए मुझे। तेरे में तो है ना। भोले बाबा ने कहा है आज मेरे से कि तुम में से जो मन लगा के पढ़ जाएगा इस बार, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आज ही सूचना आई है। हैं? बोले सोमवार नहीं है क्या आज यार? भोले बाबा ने कहा है। क्या नहीं, मेरी बात होती रहती है। क्या बेटा? क्या है 12 बजे तक? हाँ 12 बजे। तो बेटा आप लिखो डिपिंग, तीसरे नंबर पे लिखो डिपिंग। इसी के अंदर तीसरा लिखना है फोमेंटेशन के बाद डिपिंग, DIPPING। बेटा स्किन वाले चल रहे हैं ना, तो स्किन में क्या हो गए? फोमेंटेशन हो गया दूसरा। अब तीसरा लिखो डिपिंग, ABC। हाँ सी लिख, सी लिखो बेटा डिपिंग, DIPPING। डिपिंग क्या करते हैं बताओ? भेड़ों में बाह्य परजीवियों को मारने के लिए और ऊन को साफ करने के लिए उन्हें पानी में से निकाला जाता है, मुंह ऊपर करके, जहां निकल जा पार कर जा। तो उससे क्या होता है बेटा? जो भी डस्ट है ना, जो भी बाह्य परजीवी है वो मर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सल्फर, रसायन मिलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? बाह्य परजीवी मर जाते हैं। देखो भेड़ों के बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के लिए, आवाज नहीं, भेड़ों भेड़ों में बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के लिए भेड़ों में बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के लिए ऊन हटाने से पहले, क्या बोलते हैं ऊन हटाने को? सियरिंग। वेरी गुड। और बाल काटने को? क्लिपिंग। तो लिखो भेड़ों में, हाँ बाकी चीजें पढ़ लेते, तुम जेनेटिक्स याद नहीं है तुम्हें बस। भेड़ों को बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के लिए ऊन हटाने से पहले सल्फर अथवा आर्सेनिक के विलयन से निकाला जाता है। ऊन हटाने से पहले सल्फर अथवा आर्सेनिक के विलयन से
सल्फर अथवा आर्सेनिक के विलयन से निकाला जाता है। सल्फर अथवा आर्सेनिक के विलयन से निकाला जाता है। क्लियर है बेटा? और जेनेटिक्स भी अब तो याद हो गई होगी, बहुत पढ़ ली होगी। जिन्होंने जितनी पढ़ ली भाई उतनी तो याद हो गई होगी यार। लीचड़ आदमी गर्दन ला देता था। पढ़ा दूंगा भाई, पढ़ा दूंगा। अब लिखो स्प्रेइंग। अगला चौथा लिखेंगे बेटा स्प्रेइंग, SPRAYING, स्प्रेइंग। बेटा चौथा डी, हाँ डी लिखेंगे स्प्रेइंग, SPR। स्प्रे भी तो स्किन पे ही करेंगे ना यार। फिर SPRAYNG, ये भी किसके लिए करते हैं बेटा? बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए। अरे साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन आती है कि नहीं आती? पानी में मिला के उसको दवाई छिड़कने वाली कट्टी मर लेते हैं, जानवरों पर पूरे बाड़े में क्या कर देते हैं, छिड़काव, जिससे बाह्य परजीवी मर जाए। तो लिखो बेटा बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए, बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए त्वचा पर औषधियों का छिड़काव किया जाता है। त्वचा पर औषधियों का छिड़काव किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, साइपरमेथ्रिन। हॉस्पिटल में खूब सप्लाई आती है किसकी बेटा? साइपरमेथ्रिन की। साइपरमेथ्रिन 1% का छिड़काव किया जाता है ना? 100 ml पानी में 1 ml मिलता है। सॉरी, हाँ 1 लीटर में 1 ml। लिख लिया क्या? क्या लिखा? साइपरमेथ्रिन लिख लिया। अब लिखो बेटा अगला पेरेंटल रूट। अगला क्या लिखा? पेरेंटल रूट। कौन सा आ गया? 7वां। अरे आवाज नहीं। क्या लिखा बेटा? पेरेंटल रूट, या फिर इसमें ऑब्लिक लगा लो, इंजेक्शन द्वारा। ये दवाई कैसे देनी है बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इंजेक्शन द्वारा। लिखो इसके अंदर सबसे पहला देखो बेटा, इसमें भी मेन 4 हो सकते हैं। एक तो सीधा किसमें दिया? स्किन में, उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? सीधे खाल में देना, उसे क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर खाल के नीचे, चमड़ी के नीचे दिया, कौन सा है? सबक्यूटेनियस। बोलते कि नहीं बोलते? फिर मांस में, मसल में दिया, मांस में या मसल में दिया तो क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा मस्कुलर, IM। वेन में दिया, इंट्रा वीनस, IV। क्या बोलते हैं बेटा? IV। बोलते कि नहीं बोलते? अब देखो इसमें अवशोषण का क्रम देखें तो सबसे जल्दी अवशोषण किसमें होगा? IV में। उससे धीरे IM में, उससे भी धीरे, उससे भी धीरे, क्योंकि भाई सबसे ऊपर स्किन है, फिर सबकट रीजन आएगा, फिर मसल वाला रीजन आएगा, फिर ब्लड आएगा। अरे बोलो, इसमें तो हम सीधा ब्लड के अंदर ही भेज देते कि नहीं भेज देते? किसमें? इसमें। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं आई बेटा? तो इनमें सबसे तीव्र अवशोषण किसमें होगा? IV। चलो बेटा लिखो सबसे पहले इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल है बेटा। हाँ इंट्रापेरिटोनियल भी देते हैं, लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये है प्रचार। 1 नंबर पर लिखो बेटा इंट्राडर्मल। लिखो त्वचा में इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। त्वचा में इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। क्या देना बेटा?
औषधि किसमें देना? त्वचा में, है ना। अब देखो तुमने नाम सुना होगा बेटा ट्यूबरकुलिन टेस्ट, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, सुना है? मेडिसिन पढ़ ली क्या? दोनों बेस की हो गई क्या मेडिसिन? तो तुम दोनों की मिला के चल रही थी क्या? नहीं चलो। अच्छा वो तुम पुराने वाला बेस था उसकी उसकी और तुम कौन सा? आर्यभट्ट की, महाकाल की नहीं। अभी महाकाल तो सुबह पढ़ रहा था ना बेचारा, अभी तो कहाँ हो गई महाकाल। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट में देखो बेटा कौन सी बीमारी में करते हैं? टीबी के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस। पीछे वाले सुनेंगे भाई, ट्यूबरकुलोसिस रोग के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, स्किन के अंदर ही इंजेक्शन लगाया जाता है, किसका? एंटीबॉडी का, ठीक है ना। तो जहां पे उसकी सूजन, सॉरी एंटीजन का, उसमें क्या है, जितनी सूजन आ जाएगी उसकी मोटाई से क्या किया जाता है, फिर ये एनालाइज किया जाता है कि भाई टीबी है या नहीं, है ना। जैसे अपन ने इसमें एंटीजन लगाया, है ना, और फिर क्या आएंगी? एंटीबॉडी आएंगी शरीर में, क्या आएंगी? एंटीबॉडी। और शरीर में एंटीबॉडी कब होंगी? जब उसके टीबी होगा। तो वहां पे सूजन क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। 5 mm से ज्यादा सूजन आती है तो अपन बोलते हैं टीबी के लिए पॉजिटिव है, और सूजन कम आई है 5 mm से, क्या बोलते हैं? टीबी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट है बेटा? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ऐसे ही एक टेस्ट होता है, कौन सा? जोहनिन टेस्ट, है ना। जोहनिन टेस्ट किसके लिए होता है? जोन्स डिजीज के लिए या फिर पैराट्यूबरकुलोसिस के लिए। क्लियर है? ओए ओए, क्या बोला मैंने? खड़ा हो ना। तू ही, हाँ खड़ा हो। क्या नाम है तेरा? तू वो एक तो आया बहुत दिनों बाद है, पहले कहाँ चला गया था तू बीच में? नहीं अभी तो 2-3 दिन से तो आ रहा है तू, पहले कहाँ गायब था तू? बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड ईयर में गया तू? फिर कॉलेज जाता था? क्यों बेवकूफ बना रहा है तू हमें? तो बेटा क्या बता, मैंने क्या बताया है? बहुत बढ़िया, क्या बताया मैंने इस टेस्ट में? वही सुना है तूने, ये बता जोनिन टेस्ट में क्या बताया मैंने? कौन सी बीमारी के लिए करते हैं जोनिन टेस्ट? तो क्यों बेटा, क्यों मोमयम पड़ा हुआ है तू बात करने में? बैठ जा। तो बेटा जोनिन टेस्ट जोन्स डिजीज के लिए होता है, जोन्स डिजीज को पैराट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ये सब तुम मेडिसिन में पढ़ लोगे, किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। अभी इतना याद रखो, इन दोनों टेस्ट को, इसमें इंजेक्शन कहां लगाया जाता है? डर्मिस में। लिख लो इसके जो वो है एग्जाम्पल। सर इंट्राकार्डियक ऐसे तो कहीं दे दे तू यार, है ना। इंट्राथीकल भी आता है ऐसे तो, है ना। सब ड्यूरल भी आता है ऐसे तो। ले ले लो दीदी, हट गया मैं। नमस्ते दीदी। लो, और कोई दिक्कत तो नहीं है दीदी? है, गाड़ गाड़ के मार दूंगा ये। लिख लिया क्या बेटा? अब लिखो 2 नंबर पे सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस देखो, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस में लिखेंगे चमड़ी के नीचे इंजेक्शन द्वारा औषधि देना, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। फेवरेट है क्या तेरा? एबरमेक्टिन? नहीं, जिनके खुजली ज्यादा रहती है उनके लिए आइवरमेक्टिन का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे बेटा चमड़ी के नीचे, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन द्वारा औषधि देना, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। लो भैया, और कोई दिक्कत? चाय और मंगाए? क्या देना बेटा? तेरी बोतल का है आज? है ना। अब लिखो मेरिट्स। देखो सबक्यूटेनियस की क्या लिखेंगे अपन? मेरिट्स भी लिखेंगे और डीमेरिट्स भी, गुण और अवगुण दोनों लिखेंगे। सबसे पहले लिखो बेटा इसकी मेरिट्स। चमड़ी के नीचे इंजेक्शन द्वारा औषधि देना लिख लिया। मेरिट्स में लिखेंगे बेटा 1 नंबर पे मेरिट्स, गुण, MERITS, मेरिट्स, गुण।
लिखो बेटा, इस मार्ग से औषधि का अवशोषण, इस मार्ग से औषधि का अवशोषण, इस मार्ग से औषधि का अवशोषण बहुत बहुत धीमा होता है। इस मार्ग से औषधि का अवशोषण बहुत धीमा होता है। औषधि का अवशोषण बहुत धीमा होता है। अतः इसका प्रभाव शरीर पर, अतः इसका प्रभाव शरीर पर लंबे समय तक रहता है। अतः इसका प्रभाव शरीर पर लंबे समय तक रहता है। अतः इसका प्रभाव शरीर पर लंबे समय तक रहता है। अतः इसका प्रभाव शरीर पर लंबे समय तक रहता है। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, सुनो, टीकाकरण का ये सबसे सुरक्षित या बेस्ट रूट है। देखो टीका, ओ लाला, ओ बेटा, ओ लल्लू, सुनो सुनो बेटा सुनो, टीके में, वैक्सीन के अंदर अपन सामान्यतः एंटीजन डालते हैं कि नहीं डालते? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा, महाकाल वाले नहीं पढ़ा है फिजियोलॉजी के अंदर, बाकी ने पढ़ लिया फिजियोलॉजी में। एक चीज बताऊं बेटा, जो टीका होता है ना वैक्सीन, वैक्सीन में हम एंटीजन डालते हैं। क्या डालते हैं? और एंटीजन को हम मार के डालते हैं। ये मान ले एफएमडी का टीका है। किसका टीका है बेटा? तो इस टीके के अंदर मैंने एफएमडी का वायरस डाला है, लेकिन वो वायरस कैसा है? मरा हुआ। जिससे शरीर को तो लगे वायरस आया है, लेकिन वो वायरस जिंदा नहीं है। तो वायरस इस मरे हुए वायरस को देख के ही क्या, सॉरी, शरीर इस मरे हुए वायरस को देख के ही एंटीबॉडी बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? एंटीबॉडी बना लेता है। अब इसके अंदर जब एंटीबॉडी बन जाएंगी बेटा शरीर के अंदर इस वायरस के लिए, तो कभी जीवित वायरस जब शरीर में आएगा तो वो एंटीबॉडी उसको नष्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? बस, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जिंदा वायरस से बचाने के लिए शरीर में पहले ही हम क्या लगा देते हैं? मरा हुआ वायरस, जिससे शरीर पहले ही इसके लिए रेडी हो जाता है कि अगली बार अगर जिंदा वायरस आ जाए तो उसको पेल देंगे। अरे बोलो। तो ये टीका है। अब टीके के अंदर तुम डाल तो एंटीजन ही रहे हो ना भैया, भले ही मरा हुआ है, लेकिन टीके में है तो मरा हुआ वायरस, है ना? तुम एक बार सुना हो तो अमिताभ बच्चन पे केस हो गए थे पोलियो के वैक्सीन के लिए। अब की बात नहीं, 2001, तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, 2004 को छोड़ के, तो केस हुआ था क्योंकि अमिताभ बच्चन तो ऐड करता था कि पोलियो की दवा पिलाओ, पोलियो की दवा पिलाओ। तो उस टाइम पे क्या है, कुछ बच्चों में पोलियो का, अब तो नहीं होता, अब तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, बहुत अच्छे वैक्सीन आ गए। पोलियो की दवा पीने से कुछ बच्चों को क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। क्योंकि वो वायरस में कई बार ऐसा होता है, भाई अपन ने तो मार के डाला, गलती से कैसा डल गया जिंदा, तो क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाए। तो पहले इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आजकल तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। आजकल ऐसा होना संभव नहीं है। क्लियर है बेटा? अरे बोलो। तो उसमें वैक्सीन में क्या डाला जाता है? मरा हुआ वायरस डालते कि नहीं डालते? अब वो तुमने सीधा आईएम दे दिया मान लो, तो वो तुरंत ब्लड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तुरंत कोशिकाओं के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कोशिकाएं घबरा जाएंगी, ओ वायरस आ गया, है ना? हाँ, और एनाफाइलेक्टिक शॉक आ सकता है। तुरंत कौन सा शॉक आ सकता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। किसके कारण आता है? रिएक्शन, दवा के रिएक्शन, गधो एलर्जी के कारण आता है। रिएक्शन कुछ नहीं होता, दवा से भी क्या हुई है? एलर्जी हुई है। कोई भी प्रकार की भयंकर एलर्जी जब हो जाती है तो उससे एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। इसके कारण याद रखना, रिएक्शन कुछ नहीं होता, एलर्जी। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसके कारण आता है? एलर्जी के कारण आता है ना? तो अचानक से जब कोशिकाओं के पास जब ऐसे वायरस पहुंच जाएगा तो कोशिकाएं तो तैयार ही नहीं थी यार, थोड़ा बहुत तो कोई इंडिकेट तो करता शरीर में, तो तुरंत आया है। तो कोशिकाएं टेंशन में आ जाए और उससे एनाफाइलेक्टिक शॉक से तुरंत जानवर की मौत भी हो सकती है। कई बार होता है कि नहीं होता? वैक्सीन लगाया, जैसे एफएमडी का तो रूट ही आईएम है ना? चलो उसमें तो मान ले, लेकिन ज्यादातर वैक्सीन जो है वो क्या रूट आते हैं? सबकट आते हैं कि आराम से पहुंच भैया, शरीर को टाइम दे, तब कोशिकाओं तक जब फालतू में बेचारी घबरा गई तो क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। और वही आईवी लगा दें तो हालत खराब हो जाएगी जानवर की। अरे बोलो। तो कभी भी आगे ध्यान रखना, फील्ड में जब आप वैक्सीनेशन करने जाएं, सबकट लगाने के बाद भी एनाफाइलेक्टिक शॉक आ सकता है, तो अपने साथ में हमेशा एविल लेकर चलें। जैसे लग रहा है कि भाई दिक्कत हो रही है, मैंने इसमें वैक्सीन लगाया, तुरंत 15 ml भैंस है तो क्या लगा देनी है? एविल लगा देनी है उसमें। अरे है ना? वेरी गुड बेटा। और डेक्सोना, जैसे डेक्सोना लाइफ सेविंग है, डेक्सोना एविल, ये चीजें आपको दे देनी है तुरंत उस जानवर को। अरे बोलो ना।
नहीं तो बेटा बांध के पीटते हैं, ध्यान रखना। हुआ था उदयपुर में, हुआ था मेरा स्टूडेंट हो रहे प्रेम, वो ये छोरे जानते हैं, वो यहीं से पढ़ा हुआ है शिवालय से, जिस छोरे को पकड़ लिया, वो लगा यहीं से है, सिलेक्शन यहीं से हुआ उसका, प्रोबेशन में ही था बेचारा था वो, और उसको उदयपुर में पकड़ लिया था। फिर वो मर गई थी, भैंस मर जाती है ना। तो प्रेम मीणा यहीं से पढ़ा हुआ है वो लड़का, लिखो है। हाँ वो बूंदी का ऐसा है तो। बहुत बढ़िया बेटा, लिखो। बहुत धीमा होता है, अतः इसका शरीर पर लंबे समय तक क्या रहता है, प्रभाव। तो अगली लाइन में लिखेंगे, अतः यह टीका देने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। अतः यह टीका देने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। अतः यह टीका देने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। अब लिखो डीमेरिट्स। अब लिखो बेटा डीमेरिट्स। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, सबसे सुरक्षित मार्ग है किसके लिए, टीके के लिए, और सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है ये टीके के लिए, इसीलिए लिखो बेटा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स अवगुण। अब क्या दिक्कत है भाई, देखो अब कई औषधियां जैसे ओटीसी है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो ऑयल जिनका बेस क्या रहता है, जलन करने वाले ऑयल्स रहते हैं कई औषधियों का बेस ही, है ना। अरे बोलो, तो जलन करने वाली औषधि जैसे हाइड्रोक्लोराइड के साथ में बना दिया, या फिर जलन करने वाली किसी भी दवा है, उसको आपने सब कट दे दिया, तो जानवर भाई सब चिल्लाता है, भयंकर उछलने लग जाता है, भयंकर जलन होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्किन के नीचे सर्वाधिक अपन बोले कि नर्व सप्लाई होती है। क्या होती है, नर्व सप्लाई। जैसे एक तो कोई छिले हो तुम, एक तो सिर्फ क्या हो, छिले हो, एक पूरा घाव बना है, छिले हुए में घाव से ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि स्किन और स्किन के नीचे बहुत ज्यादा क्या रहती है, नर्व रहती है, इसीलिए उसमें ज्यादा दर्द रहता है। तो स्किन के नीचे देंगे और जलन करने वाली है, तो जलेगा कि नहीं जलेगा, अरे बोलो, मसल भी जलेंगी कि नहीं जलेंगी, मसल में भी रहती है नर्व, तो वहां भी जलन होगी। वेन के अंदर कोई भी नर्व नहीं पाई जाती, या वेन में लगाओ जलन करने वाली औषधि, वहां कोई जलन नहीं होगी उसके अंदर। अरे बोलो, तो जलन करने वाली औषधियों के लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा है, आईवी। ठीक है, वैक्सीन देने के लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा है, ऑल ओवर सबसे अच्छा रूट कौन सा है, ओरल। सेफ, अच्छा नहीं, सेफ, ध्यान रखना, अच्छे में और सेफ में फर्क है ना। एक तो आप खाली सेफ्टी सेफ्टी देख रहे हो, नहीं यार मैं तो कोई जानवर मर ना जाए, मैं तो पर एक कई बार जरूरत ही हमें किसकी है भाई, आईएमआई भी देने की है, तो फिर वहां पे सबसे अच्छा थोड़ी हो जाएगा पर ओरल। तो बेटा सबसे अच्छा तो मैटर करेगा आप दे क्या रहे हो, लेकिन सबसे सेफ की बात कर ले तो कौन सा है, पर ओरल, और सबसे खतरनाक आईवी, है ना। यहाँ रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, समझ रहे हो ना। जहां चीजें बढ़िया मिलेंगी वहां थोड़ी सी क्या लेनी पड़ती है, रिस्क लेनी पड़ती है बेटा। अरे बोलो ना, रिजल्ट तुरंत मिलेगा लेकिन रिस्क है तो इश्क। लिखो बेटा जलन करने वाली औषधियां, लिखो बेटा डीमेरिट्स के अंदर, जलन करने वाली औषधियां अत्यधिक जलन करती हैं। जलन करने वाली औषधियां अत्यधिक जलन करती हैं। जलन करने वाली औषधियां अत्यधिक जलन करती हैं, क्योंकि यहां तंत्रिकाओं की आपूर्ति अधिक रहती है। क्योंकि यहां तंत्रिकाओं की आपूर्ति अधिक रहती है। जलन करने वाली औषधियां अत्यधिक जलन करती हैं, क्योंकि यहां तंत्रिकाओं की आपूर्ति अधिक रहती है। क्योंकि यहां तंत्रिकाओं की आपूर्ति अधिक रहती है। वैक्सीन से याद आया बेटा, एक चीज कर लेना मेडिसिन के अंदर, जो मेन याद करना है वैक्सीन से रिलेटेड, कौन सा वैक्सीन किस मौसम में लगाया जाता है और साल में कितनी बार दिया जाता है। हर वैक्सीन, हर में मतलब एफएमडी हो गया, एचएस हो गया, पीपीआर हो गया, ब्रूसेला हो गया, ठीक है ना भाई। जो अपनी गवर्नमेंट अपने को वैक्सीन देगी ना, सबसे ज्यादा तो आता है एफएमडी, साल में 2 बार आता है, ठीक है ना। हाँ तो अरे सुन लो यार, मेरी सुन लो यार, तुम बता लो यार। एक तो एफएमडी हो गया, दूसरा एचएस हो गया, तीसरा ब्रूसेला हो गया, और भेड़ बकरी के अंदर पीपीआर हो गया। ये 4 वैक्सीन पूरी साल आते रहते हैं। और चौथी बीमारी है, 5वीं बीमारी है, वो एक लंपी। लंपी के लिए भी गोट पॉक्स के वैक्सीन आते हैं एलएचडी में। तो ये 5 वैक्सीन बेटा कब, कितने कितने एमएल, कितनी डोज है, रूट क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ये कहां पढ़ोगे, मेडिसिन में। मैंने आपको बता दी, एक क्वेश्चन फिर आएगा,
पिछली बार भी आया है, वैक्सीन से एक क्वेश्चन पक्का फिर आएगा। तो इन सब की मात्रा, डोज, रूट, सारी चीजें आप पढ़ लेना, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे याद दिला देना। लिखो बेटा, क्या लिखा? अत्यधिक तंत्रिकाओं की आपूर्ति क्या रहती है? अत्यधिक। अगला लिखो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, है ना। और एक डीएस बॉस ने कल बहुत अच्छी बात बताई थी कि मैंने तो खाली तुमसे ये कहा कि पेपर पढ़ने, उन्होंने कहा कि उन टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उनकी क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। अरे है ना, तो ये काम कर लोगे तो और मजा आ जाएगा। अपनी खुद की शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करो। अपनी नोट्स में से टाइम है बेटा, टाइम निकालना पड़ता है। यही तो दिक्कत है, कौन टाइम को किस तरीके से मैनेज कर रहा है वही तो आगे जाएगा। सब नौकरी लग जाएंगे क्या? अरे तो नौकरी वही लगेगा ना जिसने कुछ अलग किया है। सब नौकरी लग जाते तो फिर तो क्या ही दिक्कत थी फिर। अरे बोलो, क्यों कोचिंग चलती है हमारी? लिखो बेटा, हाँ सही कह रहा हूं, सही बोलता हूं बेटा, मेरी बात तो सही है, तभी तुम मुझे बुला रहे हो तुम। लिखो, मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। मसल्स ब्रैकेट में मास, मसल्स ब्रैकेट में मास में इंजेक्शन लगाया जाता है। और सर्वाधिक कौन सी मांसपेशी में लगाया जाता है? ग्लूटियल मसल, ग्लूटियल मसल, मास या मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें लिख दो, सर्वाधिक ग्लूटियल मसल का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक ग्लूटियल मसल कहां पाई जाती है? है ना, लिखा, वेरी गुड बेटा, गर्दन पे पाई जाती है। क्या लिखोगे? सर्वाधिक ग्लूटियल मसल में उपयोग किया जाता है। मत बात करे लीचड़ा। अब लिखो इंट्रावीनस, अब लिखो बेटा इंट्रावीनस, इंट्रावीनस अंतःशिरीय। लिखो, शिरा में इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। इंट्रावीनस में लिखेंगे शिरा में इंजेक्शन द्वारा औषधि देना, 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 शिरा में इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। इसमें मेरिट्स देखो बेटा, इंजेक्शन शिरा में ही क्यों देते हैं ये मैं आपको फिजियोलॉजी में बताऊंगा, और जिनकी फिजियोलॉजी होगी उनको मैंने बता दिया इंजेक्शन शिरा में ही क्यों दिया जाता है। तो अभी तो इतना याद रखो कि इंजेक्शन केवल किसमें दिया जाता है? शिरा में, धमनी में नहीं दिया जाता। क्यों का कारण जानेंगे अपन फिजियो में। लिखो बेटा मेरिट्स, आईवी की मेरिट्स लिखेंगे, एक नंबर ज्यादा भाई, एक नंबर पे बताओ क्या क्या मेरिट्स है बेटा आईवी इंजेक्शन देने की। फास्ट, मुझे एक पॉइंट, अब एक एक करके सुनेंगे। एक पॉइंट बच्ची का सुनाई दिया कि भाई कोई भी दवा तुम्हें ज्यादा देनी है। लला, ओ वीरू सुन ले बेटा, मुन्ना, ओ बेटा इधर देख ले, कोई भी दवा तुम्हें क्या ज्यादा, भाई साहब, भाई साहब, अरे यार गुरुजी यार आपसे तो उम्मीद है हमें, पूरी पार्टी को संभाल के बैठो पीछे पीछे, फिर भी यार ऐसे लिख रहे हो। तो ऐसे मत करो यार। क्या कह रहा था मैं? मेरिट्स में ज्यादा औषधि अपन, जैसे भाई ये फ्लूइड देना है, कोई जानवर के जल गया है ना, आग लग गई थी झोपड़ी के अंदर और जानवर जल गया तो अपने को 15-15 लीटर तक फ्लूइड देना पड़ता है डेली जानवर को, बर्निंग का केस होता है तो। अब ये नॉर्मल भी 4-5 लीटर भी खून देना। ऊंट आ गया, ऊंट में तो ऐसी 10 लीटर फ्लूइड तो नॉर्मल है, 3-3, 4-4 लीटर अपन चढ़ा देते हैं उसके अंदर, डीएनएस, आरएलएनएस, है ना। तो इतना फ्लूइड देना है तो और कोई रूट में तो इतनी जल्दी जाएगा ही नहीं। तो आईवी के अंदर तुरंत वेन के साथ में फटाफट चलता है कि नहीं चलता, 16 गॉज की निडल के साथ में धुआंधार जाता है कि नहीं जाता। तो ज्यादा मात्रा में औषधि देनी है। और बताओ, अभी मैंने बताया अवशोषण सर्वाधिक नहीं, सारा ही हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा रूट है जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जैव उपलब्धता। दवा सारी की सारी कोशिकाओं के लिए उपलब्ध कौन से माध्यम में हो जाएगी? बाकी भाई कुछ चारे में अटक गई, आईएम में, मसल में अटक गई, अटकेगी नहीं अटकेगी, 100% अवेलेबल किसी माध्यम में नहीं होती, केवल और केवल आईवी। तो दवा ज्यादा देनी है, तेज देनी है ना, जलन करने वाली औषधि देनी है। भाई वेन के अंदर कोई नर्व नहीं है तो जलन करने वाली औषधि देनी है। और क्या बात कर रहे थे अभी अपन, किस पॉइंट पर डिस्कस किया मैंने अभी? जीवन रक्षक औषधियां देनी है। मान लो कोई जानवर मरने वाला है, गया तो डेक्सोनाई भी देते हैं कि नहीं देते?
एड्रेनलिन आई भी देते हैं कि नहीं देते, उसमें तो इंट्राकार्डियक भी दे सकते हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, बस इंट्राकार्डियक ओ लाला, इंट्राकार्डियक एड्रेनलिन भी दिया जा सकता है। सीधा भाई हार्ट जा रहा है तो सीधा हार्ट के अंदर पंच करो, मोटी लंबी वाली निडल आती है, उससे पूरा सीधा हार्ट में हो जाती है, और उसके अंदर क्या दे दो, सीधा डेक्सोना और एड्रेनलिन आप दे सकते हो, तो हार्ट पूरी बॉडी में उस वेन से भी जल्दी पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा। लेकिन ये कॉमन रूट नहीं है, जहां जिंदा जानवर में नहीं देते, तो जानवर जा ही रहा है, ऑप्शन नहीं है, तो सीधा अपन देके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलो, अरे बोलो। तो ये कुछ क्या है बेटा इसके फायदे हैं, किसके हैं इसके, क्या है इसके फायदे। लेकिन बेटा जो अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ क्या मिलेंगी, बुराई। अरे दाग तो उस चांद पर भी है कि नहीं बेटा, अरे है ना, तो तुमने कैसे सोच लिया उस पर नहीं होंगे मतलब आईवी रूट पर नहीं होंगे दाग तो मिलेंगे ना बेटा। तो बेटा दाग ये है कि अगर गलती से कोई गलती हो गई तो वो गलती की वापस भरपाई नहीं होगी, दवा गई तो गई, ज्यादा गई तो ज्यादा गई, कम गई तो कम गई, उसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। दूसरा फ्लेवाइटिस, तुझे बहुत मजा आ रहा है, अरे तू लीचड़ा तो क्या कह रहा था मैं बेटा, फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस में क्या होता है, वेन में अपन भाई आउट होने का खतरा रहता है, एक रहता भाई, ये इंसानों में तो ठीक है, अपने बात करें तो तुरंत अपने को सारा भाई जैसी हाथ रखना, हिलाना नहीं, बेचारा हिलाएगा ही नहीं 1 घंटे तक, ठीक है ना। और जानवर तो यू गर्दन दे रहा है, इधर गर्दन दे रहा है, तेरे क्या लगा दिया यार, तेरे आज तूने प्लास्टिक की बोतल ले ली, तेरे से ये नहीं संभाल रही, नहीं तेरे क्या जिंदगी में क्या संभालेगा तू, कल को वो आ जाएगी, फिर क्या करेगा, फिर ऐसे गिराता फिरेगा क्या यूं, यार तू कतई यार, एक बोतल तेरे संभलती नहीं है जबरत। लिखो बेटा, हाँ, एक फ्लेवाइटिस मतलब वेन में सूजन आ जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा अपन आउट होगी फिर लगाएंगे, फिर आउट होगी फिर लगाएंगे, तो वेन के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर वेन मिलती भी नहीं है। स्वेलिंग मतलब वहां पे सूज जाएगा तो वेन कहां पालपेट होगी फिर। तो लिखो बेटा 1 नंबर डाल के मेरिट्स में, ज्यादा मात्रा में औषधि देने का अच्छा तरीका, 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 ज्यादा मात्रा में औषधि देने का अच्छा तरीका। दूसरा लिखो बेटा, जलन करने वाली औषधि देने का अच्छा तरीका जलन करने वाली औषधि देने का अच्छा तरीका, 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 क्योंकि सिरा में तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि शिराओं में तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि सिराओं में तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि सिराओं में तंत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं होती है। अरे बोलो, लिखो अगला, इस माध्यम में औषधि का सबसे तेज इस माध्यम में औषधि का सबसे तेज आदमी होता है, सामने लिखा हुआ है ADME होता है। इस माध्यम में औषधि का सबसे तेज लिखो एक बार फिर बताऊंगा, ADME होता है। इस माध्यम में औषधि का सर्वाधिक तेज ADME होता है। ठीक है बेटा, सुनना, ए का मतलब अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, मेटाबॉलिज्म उपापचय, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। सीधा ब्लड में पहुंचा दिया तो ये तो स्टेप ही हट गया, ब्लड सीधा क्या करेगा, यही तो काम बचा, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मेटाबॉलिज्म, सबसे तेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। सीधा एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है भाई ब्लड में पहुंचना, हम सीधी दवा कहां पहुंचा रहे हैं, ब्लड में पहुंचा रहे हैं। अगला लिखो, जीवन रक्षक औषधियां जैसे डेक्सामेथासोन, एड्रेनलिन, जीवन रक्षक औषधियां जैसे डेक्सामेथासोन, एड्रेनलिन देने का सबसे अच्छा मार्ग,
जीवन रक्षक औषधियां जैसे डेक्सामेथासोन, एड्रेनलिन देने का सबसे अच्छा मार्ग। देने का सबसे अच्छा मार्ग। अगला लिखेंगे, इस माध्यम में औषधि की जैव उपलब्धता, इस माध्यम में औषधि की जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी, इस माध्यम में औषधि की जैव उपलब्धता, अभी तो 5 मिनट है, खत्म, टाटा बाय बाय। इस माध्यम में औषधि की जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, 100% होती है। इस माध्यम में औषधि की जैव उपलब्धता क्या होती है बेटा? 100% होती है। अब लिखो डीमेरिट्स। अब लिखेंगे बेटा इसकी क्या? डीमेरिट्स। लिखो डीमेरिट्स में लिखेंगे बेटा फ्लेवाइटिस। डीमेरिट्स में 1 नंबर पे लिखो फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस के सामने लिखो शिराओं का इन्फ्लामेशन हो जाता है, शिराओं का इन्फ्लामेशन हो जाता है। फ्लेवाइटिस, PHLEBITIS। फ्लेवाइटिस में क्या लिखोगे बेटा? शिराओं का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगला लिखेंगे बेटा, एक होता है बेटा एयर एम्बोलिज्म। क्या होता है? एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला। ठीक है, वायु का बुलबुला अगर गलती से आ गया, आ जाता है कि नहीं आ जाता बोतल में, तो वो सीधा वेन में जा रहा है, वही बुलबुला हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में कई बार क्या हो सकती है, उससे दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेलियर तक की समस्या देखने को मिल सकती है अगर ज्यादा हवा चली गई तो। अरे क्लियर है? 2-4 बुलबुलों से तो फिर भी झेल जाए जानवर, जानवर ही झेल जाए, इंसान तो 2-4 बुलबुले भी नहीं झेल पाएगा। अरे बोलो, कुत्ता भी नहीं झेल पाएगा, बाकी जानवर फिर भी झेल जाए, लेकिन हवा जाएगी तो दिक्कत तो होगी। अरे है ना? तो लिखो एयर एम्बोलिज्म, हवा का बुलबुला की परेशानी। डीमेरिट्स में लिखना और कायम लिखेगा। तू यार गधा निकला कतई यार, मजाक कर रहा हूं बेटा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तू मेरा। लिखो एयर एम्बोलिज्म, हवा का बुलबुला की परेशानी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब लिखो अगला पॉइंट लिखेंगे। अब एक बात बताओ तुम, जैसे कैल्शियम सीबीजी देते हैं, तो अपने फील्ड में ज्यादातर अपन ने देखा होगा, अपने ज्यादातर लोग उसको फुल स्पीड पे चला देते हैं, मैं भी चला देता हूं, ठीक है ना, लेकिन नहीं चलाना चाहिए, रिस्क है। लेकिन अपने तो ठीक है, रिस्क है तो इसके वाली बात कर लेते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, रिस्क है। जैसे 1 मिनट में, सुन लो, 1 मिनट में सीबीजी की 16 बूंद गिरनी चाहिए बस, है ना, इससे ज्यादा रेट सीबीजी की नहीं होनी चाहिए, रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है ना, तो नहीं लेना चाहिए रिस्क इतना। ठीक है, कम स्पीड रख ली, लेकिन ज्यादा स्पीड से क्या हो जाए, कैल्शियम है, कैल्शियम है ब्लड में जा रहा है सीधा, ब्लड से कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में कैल्शियम जाएगा तो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। मैं आपको फिजियोलॉजी में बताऊंगा कि कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो कैल्शियम ज्यादा पहुंचेगा तो अचानक से हार्ट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, और टेकिकार्डिया से जानवर की मौत भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो लिखो, क्या लिखा अगला पॉइंट? कुछ नहीं लिखा, लिखो औषधि देते समय दवा की दर का खास ध्यान रखना पड़ता है। औषधि देते समय, औषधि देते समय दर का खास ध्यान रखना पड़ता है। औषधि देते समय दवा की दर का खास ध्यान रखना पड़ता है, दवा की दर का खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सीबीजी, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट, जैसे सीबीजी। नोट डालो, यह औषधि देने का सबसे, औषधि देने का सबसे
रिस्की मार्ग है, RISKY, यह औषधि देने का सबसे रिस्की मार्ग है। क्या है? सबसे रिस्की मार्ग है। रिस्की को अपन क्या कह सकते हैं? जोखिम भरा, है ना? जोखिम भरा कौन सा है, खतरनाक कौन सा है बेटा? सबसे IUI। इसके बाद पढ़ेंगे कल।